नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष सागर रत्न विज्ञान में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम एक बार फिर से करेंगे। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिसको लेकर हमारे मन में बहुत सारे मिथ्स रहते हैं और रहता है कि ये फैक्ट्स हैं या मिथ्स हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। बात करेंगे ज्योतिष के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में और जानेंगे कि रत्नों का आखिर हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। रत्नों को लेकर बहुत सारे मिथ्स फैक्ट्स भी आज के एपिसोड में क्लियर होंगे। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रजत जानगीर जी। इनके बारे में मैं बता दूं कि हमने इस एपिसोड के लिए इन्हीं को क्यों चूज़ किया है, क्योंकि देखिए, इन सब चीज़ों को क्लियर करने के जो रहता है वो कोई एक्सपर्ट हमें बता सकता है। तो रजत जी के बारे में बता दूं, जेमोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और इसके साथ ही साथ वास्तु एक्सपर्ट भी हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं चर्चा की और जानते हैं हमारे फैक्ट्स और मिथ्स के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है रजत आपका। कैसे हैं आप आज? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। रजत, हम आपसे बात कर रहे हैं, बहुत सारी अलग अलग इन्फॉर्मेशन हम हर एपिसोड में आपसे लेते हैं। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ, जो हम बात करने वाले हैं आज है एस्ट्रोलॉजी। फैक्ट्स और मिथ्स आपसे कुछ पूछना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी पर आऊँगी, लेकिन 5 एलिमेंट्स की हम बहुत जिक्र करते हैं और 5 एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, तो ये क्या होते हैं? इनको आप थोड़ा सा डिटेल में हमें बताएं एस्ट्रोलॉजी से जोड़ते हुए। जी। पहले तो देखिए, 5 एलिमेंट की हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले अपन जो चीज़ चेक करते हैं वो है एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। इन 5 एलिमेंट्स को हम हमेशा चेक करते हैं इन जनरली। ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स ही अगर हम अपनी बॉडी को देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोर से हमारे रिलेटेड होते हैं। अगर मैं बात करूँ एयर की, ठीक है, एयर एलिमेंट बॉडी का क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम ऑक्सीजन जो ब्रीथ करते हैं इन जनरल, उसे हम एयर एलिमेंट से एसोसिएट करते हैं। अगर हमने वो एयर एलिमेंट हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया तो इंसान की जाहिर है मृत्यु हो जाएगी। अगर हम बात करें फायर एलिमेंट की, तो जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड रन करता है, ठीक है, ब्लड अगर बॉडी से बाहर निकल गया तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। अगर हम बात करें अपने वाटर एलिमेंट की, अपनी जो पूरी बॉडी है वो 60 से 70% पानी की है। अगर बॉडी से पानी बाहर निकला, बॉडी से अगर पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई तो भी इंसान की मृत्यु हो सकती है। फिर हम बात करते हैं अर्थ एलिमेंट की। अर्थ एलिमेंट होता है हमारी बॉडी की स्किन, ठीक है, हमारे हर बॉडी का पार्ट। ठीक है, अगर वो बॉडी का पार्ट में कोई दिक्कत आई, स्किन हमारी बॉडी से डिस्किन हुए, तो भी इंसान की मृत्यु होगी। आखिरी जो एलिमेंट है सोल, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं अपनी आत्मा। अगर आत्मा शरीर को छोड़ के जाती है तो भी इंसान की जो एनर्जी है वो ख़त्म होती है और कहीं ना कहीं मृत्यु की तरफ हम बात कर रहे होते हैं। तो इन 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना ही एस्ट्रोलॉजी है। अगर एस्ट्रोलॉजी को एक सिंपल शब्द में बोला जाए तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक टूल है आपकी लाइफ को बेटर करने का। उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी का सही मतलब ये है इन 5 तत्वों को बैलेंस करना। जैसे ही आपने इन 5 तत्वों को बैलेंस कर लिया अपनी बॉडी में, बाकी सारी चीज़ें, सारी दुविधाएं, सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ की वो सारी हट जाती हैं और एक बहुत सुखद जीवन की प्राप्ति होती है। इन 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना ही एस्ट्रोलॉजी है और इन्हीं 5 एलिमेंट्स को हम अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं, हमारे घर के अंदर भी देखते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्ट से भी देखते हैं। जो भी हम प्लैनेट्स की हम बात करते हैं, किसी ना किसी एलिमेंट के वो प्लैनेट होते हैं। जैसे अगर हम सूर्य की ही बात कर लें, सूर्य का जो एलिमेंट है वो फायर एलिमेंट है। सिंह राशि की अगर बात करें या फिर लियो इंग्लिश में जैसे बोलते हैं, तो उसको रूल करने वाला भी प्लैनेट सन है और जो लियो है वो एक फायर एलिमेंट जोडियाक है। हर एक जोडियाक कोई ना कोई एक एलिमेंट होल्ड करता है और उसी एलिमेंट के बेसिस पे हमारी लाइफ कहीं ना कहीं मूव होती रहती है और इम्पैक्ट होती रहती है। जी, तो रजत, जैसे कि आपने बताया 5 एलिमेंट के बारे में आपने बता दिया, क्या हम वास्तु में भी इन एलिमेंट्स को देख पाते हैं? वास्तु में किस तरह से इन्हें देखें? देखिए, जैसे एक कहते हैं ना कि एक ह्यूमन बॉडी जो है एक टेम्पल है। जी। ठीक है, हमारी बॉडी अगर टेम्पल है तो हमारा घर भी हमारे लिए एक तरह से टेम्पल है। ठीक है, जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर 5 एलिमेंट होते हैं, उसी तरीके से वास्तु के हिसाब से पूरे घर के अंदर भी 5 एलिमेंट्स को ही हम बैलेंस करते हैं। मान लीजिए आपने कोई नया घर खरीदा या कोई पुराना घर भी अगर है, तो अगर हम जैसे हम बोलते हैं ना, इन जनरल कहते हैं, सॉरी, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें वास्तु के हिसाब से अपने घर को कंप्लायंट करना है
और मान लीजिए कि हमारे घर में दिक्कतें चल रही हैं, शायद कोई वास्तु दोष तो नहीं है, तो हम इन पांचों एलिमेंट्स को भी घर में चेक करते हैं। और इस इन एलिमेंट्स को बैलेंस करना ही एक वास्तु के हिसाब से घर की एनर्जी को ही बैलेंस करना होता है। तो यस, आपके सवाल का जवाब अगर मैं बोलूँ, बिल्कुल वास्तु के पर्सपेक्ट से भी हम इन पांचों एलिमेंट्स को ही बैलेंस करते हैं। तो रजत, आपने जैसा बताया कि 5 एलिमेंट हमारी बॉडी में भी हैं और वास्तु में भी हैं, तो इनको हम बैलेंस कैसे करते हैं अगर वास्तु की बात करें तो? जी, अगर वास्तु की बात करी जाए तो एक घर जैसे है, ठीक है, घर की एंट्रेंस, ठीक है, घर का ब्रह्मस्थल, हर कोई ना कोई चीज़ कुछ सोच कहती है। मान लीजिए एक घर है जिसके अंदर बिल्कुल नया 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 खाली घर है, ठीक है, तो उसके अंदर डायरेक्शन के बेस पे, घर के ब्रह्मस्थल के बेस पे, ब्रह्मस्थल का मतलब घर का जो बीचों बीच एरिया है, उसके बेस पे आप हर एक डायरेक्शन को देखते हो, हर एक डायरेक्शन को नापते हो और देखते हो कहाँ पर पानी का तत्व है, कहाँ पर जल का तत्व है, कहाँ पर वायु का तत्व है और कहाँ पर पृथ्वी का तत्व है। इन सारे तत्वों के बेस पे आप एक एनालिसिस करते हो और उस बेस पे आप एक घर को वास्तु के हिसाब से चेंज करते हो। इसको बैलेंस करना ही वास्तु बोला जाता है। कई जगह चाइनीज़ फैंगशुई का भी एक कंसेप्ट सही से यहीं से ही आता है, बट कहीं ना कहीं अगर अपन वाटर एलिमेंट्स की बात करें तो नॉर्थ साइड घर के अगर हम देखें तो वो वाटर एलिमेंट डोमिनेटेड होता है। तो उस जगह जितना हम पानी का स्तर या फिर वाटर एलिमेंट्स की एनर्जी को बढ़ाएंगे, वहाँ पर वो एरिया बैलेंस होगा। जिधर हम अगर ईस्ट की बात करें तो फायर एलिमेंट्स, ठीक है, अग्नि तत्व, तो ईस्ट साइड पे अगर अपन देखें तो कहीं ना कहीं हमारा जैसे स्टोव होता है, स्टोव ईस्ट साइड पे होना चाहिए, भले ही किचन साउथ में हो, बट कहीं ना कहीं जो जितना हम ईस्ट साइड को बैलेंस करेंगे फायर एलिमेंट्स के साथ, तो उतनी एनर्जी हमारे लिए अच्छी होगी। अगर हम साउथ साइड की बात करें तो साइड पे अर्थ एलिमेंट्स ज़्यादा मैटर करते हैं, तो जितना हम एनर्जी ग्रीनिश रखेंगे इस साइड, साउथ वेस्ट साइड पे, तो उतना ही चीज़ें बेटर होंगी। और आखिरी में जो हमारा एरिया होता है वो होता है वेस्ट, ठीक है। वेस्ट के साइड, पश्चिम के साइड अगर देखें तो एयर एलिमेंट्स की हम बात करते हैं, वायु तत्वों को जितना हम स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना बेटर है। आखिरी जो एलिमेंट है हम स्पेस की बात करते हैं, घर का जो ब्रह्मस्थल, उस ब्रह्मस्थल को बोला जाता है हमारा स्पेस एलिमेंट। जितना आप उसे खाली रखेंगे, जितना आप उसका पाथवे ओपन रखेंगे, उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। तो इस तरह इन पांचों एलिमेंट्स को घर में बैलेंस करने से एक वास्तु का दोष खत्म होता है। एज वेल एज इसको हम बोलते हैं कि हम एलिमेंट्स के बेसिस पे इवन वास्तु को अप्लाई करके घर की खुशहाली भी बढ़ाते हैं। रजत, क्या कलर्स का मैं आपसे अब जानना चाहूँगी, जब आप बात कर रहे हैं घर के वास्तु की, ठीक है, तो घर का वास्तु में कलर भी आ जाते हैं। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अगर घर का कोई कलर रखता है, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी को पसंद है ग्रीन या कोई डार्क कलर, तो उससे घर का एटमॉस्फेयर कैसा रहता है? देखिए, घर का एटमॉस्फेयर जैसे मैंने आपको बताया, पहली चीज़ तो हर इंसान को हर एक कलर सूट नहीं करता जी, ठीक है। कलर्स की थेरेपी जितने ही वास्तु के अंदर है उतनी ही एस्ट्रोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंस है। एस्ट्रोलॉजी में तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बन जाती जी, है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ वास्तु के पर्सपेक्ट से बात करूँ, फिर एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ, तो जो ग्रीनिश एनर्जी है कहीं ना कहीं अर्थ एलिमेंट्स को बैलेंस करने के काम आती है। मान लीजिए आपका जो किचन है वो साउथ की तरफ है, अच्छी बात है साउथ की तरफ है, लेकिन आप उसके अंदर जो आपका पानी का जो एरिया होता है, सिंक हो गया, नल हो गया, अगर साउथ में भी वो कहीं गलती से साउथ वेस्ट की तरफ जाना चालू हुआ, ठीक है, तो वो एरिया उसके लिए सही नहीं है, वहाँ पे वास्तु दोष कहीं ना कहीं बनता है। तो सिंक अगर आपका वहीं पे प्लेस हो रखा है, तो कहीं ना कहीं या तो आप उसकी टाइल्स या तो आपका सिंक है उसको अगर आप हल्का ग्रीन पेंट करें नीचे की तरफ से, तो कहीं ना कहीं आप उस एनर्जी को बैलेंस करते हैं। कमरों की बात करी जाए तो उसका भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। हर इंसान को एक एनर्जी सूट नहीं करती, आप ये मान के चलिए। नॉर्थ साइड पे अगर देखें कोई कमरा हुआ तो उसको अगर हम बच्चों का अगर कमरा है नॉर्थ साइड पे तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसको हम और ब्यूटीफाई करना चाहते हैं तो उसको लाइट ब्लू कलर से उसको आप पेंट कर सकते हैं। बाकायदा कहीं ना कहीं वहाँ पे उस रूम की एनर्जी भी अच्छी होगी, बच्चों पे अच्छा असर पड़ेगा और इस बेसिस पे बच्चे आगे उन्नति भी करेंगे। तो कलर का डेफिनेटली कहीं ना कहीं असर पड़ता है अपनी जनरल लाइफ पे भी और वास्तु के हिसाब से घर पे भी। जी। तो अगर गाड़ी खरीदनी है, वाहन खरीदना है, तो क्या वहाँ पर भी हमें कुंडली देख करके लेना चाहिए या किस तरह से करना चाहिए? जी, सो वाहन अगर खरीदना है तो मैं पहले आपको कंसेप्ट बताता हूँ इन जनरल कलर का एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जी, फिर अपन आते हैं बात वाहन पे करते हैं। जी, तो आपकी जो कुंडली होती है वो डेफिनेटली ये बताती है आपको कि आपको किस टाइप के रंग ज़्यादा सूट करेंगे। मान लीजिए कि अगर आपका फायर एलिमेंट, अगर आपकी कुंडली फायर एलिमेंट से जुड़ी हुई है और आपका लग्नेश जो है वो कहीं ना कहीं या तो एरीज है या आप लियो है या सैजिटेरियस है, अगर मैं इन तीनों जोड़िया की अगर बात करूं,
इन 3 ज़ोडियाक के बेस पे आप ये जांच कर सकते हैं कि आपको कलर सूट क्या करेगा। कहीं ना कहीं आपको लाल रंग बहुत ज़्यादा सूट करता है, लाल और पीला रंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा सूट करता है इस पर्टिकुलर 3 राशियों के अंदर। अगर मैं बात करूं दूसरी सेट ऑफ राशि की, जैसे कैंसर हो गया, कर्क की बात करें, कैंसर राशि हो गई, या अपन बात कर रहे हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि की, या अपन मीन लगन की बात करें जिसको अपन बोलते हैं पाइसिस। इन तीनों लग्नों की बेस पे अपन ये बता सकते हैं कि सफ़ेद रंग कितना ज़्यादा सूट करता है कुंडली के अंदर, आइवरी कितना ज़्यादा सूट करता है, अब और उस बेस पे येलो भी बहुत ज़्यादा सूट करेगा। ठीक है, इन लग्नों के बेसिस के ऊपर हम ये भी बता सकते हैं कि गाड़ी आपको किस रंग की लेनी चाहिए। सफ़ेद गाड़ी, अगर आप मान लीजिए कि आप कर्क लगन की बात करें, सफ़ेद गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा सूट करेगी। ठीक है, अगर अब अपन अगर किसी और लगन की बात करिए, मान लीजिए अपन जेमिनाई की बात करते हैं, उस केसेस के अंदर हरी गाड़ी या नीली गाड़ी भी बिल्कुल सूट करती है। काफ़ी लोग डरते हैं काली गाड़ी लेने के लिए। जी। ठीक है, तो उस केस के अंदर अगर अपन देखें कुंभ राशि वाले जो होंगे, काली गाड़ी बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट वो उनको और ऊंचाइयों पहुंचाएगी। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपका लक फैक्टर भी ज़्यादा बेटर होता है। गाड़ियों के अगर एक्सीडेंट की बात करी जाए, ठीक है, तो अगर आप अपनी राशि के हिसाब से आप गाड़ी का कलर सूट चूज़ करते हैं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अगर समय विपरीत भी हो तो कहीं ना कहीं वो कलर और कहीं ना कहीं वो आपको एनर्जी आपको बचा लेती है। तो इस वजह से गाड़ियों का कलर अपनी राशि के हिसाब से लेना बिल्कुल उचित और अनिवार्य हो जाता है। तो रजत, इस हिसाब से अब क्या आप मुझे भी मेरी गाड़ी का रंग बता सकते हैं कि अगर मुझे गाड़ी लेनी है तो मुझे कौन से रंग की गाड़ी लेनी है? बिल्कुल बता सकते हैं। जी। बताइए अपना जन्मदिन। जी, मेरा बर्थ का जो डेट है वो है 13/12/1997 और टाइम है सुबह के 6 बजे और बर्थ प्लेस है मथुरा। और क्या डिटेल्स आपको चाहिए होगी? बस। जी। आप बिल्कुल लाल रंग की गाड़ी ले सकती हैं, पीली रंग की भी गाड़ी ले सकती हैं, दोनों बहुत सूट करेंगे आपको। दोनों रंग की सूट करेंगे। बिल्कुल। ओके, लाल और पीले रंग की ले सकती हूँ क्या? और कोई कलर ले सकती हूँ? वाइट कैसा रहेगा? अब क्योंकि मुझे वाइट लेनी थी। जी, देखिए वाइट का जो रंग है आपका जी। वो इतना खास नहीं बनता है जी। ठीक है। और जहाँ पर अगर आपकी दृष्टि में बताऊं कुंडली जी। के हिसाब से, तो कर्क लगन जो है वो आपका अष्टम भाव पे बैठता है। इस हिसाब से तो आपके लिए गाड़ी अच्छी नहीं पड़ेगी, एक्सीडेंट या फिर गाड़ी में स्क्रैच होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, सिर्फ स्क्रैच रहेंगे ना? बिल्कुल स्क्रैच रहेंगे। ओके, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो लाल रंग की गाड़ी सूट करती है। आपको कौन सी गाड़ी सूट करती है? आप बात करना चाहते हैं तो रजत जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और सिर्फ गाड़ी के बारे में नहीं, अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं के समाधान उनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ एक बार फिर से अपनी चर्चा को, जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे। रजत, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एस्ट्रोलॉजी को लेकर बहुत डर लोगों के मन में रहता है, क्यों डरते हैं लोग? एस्ट्रोलॉजी डर के लिए नहीं बनी है, एस्ट्रोलॉजी आपके ही बेटरमेंट के लिए बनी है। ठीक है, अगर आपको पता लगता है कि आपकी लाइफ में कोई चीज़ अच्छी आ रही है, या मान लीजिए कि कोई ना कोई जगह चीज़ें थोड़ी इतनी खास नहीं बनती, तो वहाँ पर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको ये बता सकता है कि देखिए अगर दिक्कतें हैं तो उसका समाधान भी है, लेकिन दिक्कतों से डरना नहीं है। जो दिक्कतें आएंगी उनको हम और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उनकी एनर्जी किस तरह डेविएट कर सकते हैं, ताकि आपको वो उस दिक्कत का प्रमाण या फील ना हो। लेकिन एक चीज़ आप मान के बिल्कुल चलिए, एवरीथिंग इन लाइफ इज रिटन। ठीक है, हर इवेंट आपका लाइफ में होगा ही होगा। एस्ट्रोलॉजी आप उसके उस इवेंट को हेल्प करती है या तो कम या ज़्यादा करने में। अगर मान लीजिए कोई दिक्कत है लाइफ के अंदर, तो आप मान लीजिए वो दिक्कत होगी ज़रूर, लेकिन एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से आप सिर्फ उस दिक्कत को इतना लेवल तक कम कर सकते हैं। अगर आपको पहले पता लग जाए कि ये दिक्कतें हैं तो हम कितना कम कर सकते हैं, तो उतने लेवल तक कम कर सकते हैं कि आपको पता भी न चले कि वो दिक्कत आई। मान लीजिए कि अगर काफ़ी लोग बोलते हैं ना एक्सीडेंट लिखा है, तो डरने की क्या बात है, एक्सीडेंट लिखा है, हुआ तो नहीं है ना, अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं बताइए उसको अवॉइड करने के लिए। तो आप कोई एक डायरेक्शन के अंदर अपनी उस एनर्जी को बढ़ा सकते हैं जहाँ पे एक्सीडेंट को हम कुछ लेवल तक के लिए कम कर सकें। मान लीजिए अगर एक्सीडेंट लिखा भी था, तो आप ये मानिए कि हल्की सी छोटी मोटी, आप गाड़ी में बैठे भी ना हो, हल्की किसी गाड़ी पे खरोच लग जाएगी और गाड़ी का आप एक तरह से बोलेंगे कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसमें आपको कुछ नहीं होगा, ना आपकी गाड़ी को नुकसान होगा। एस्ट्रोलॉजी उस लेवल तक हेल्प कर सकती है। वहीं पे अगर मान लीजिए हम लॉसेस की बात करें, ठीक है, अगर अपन बोलते हैं कि 1 लाख का नुकसान होना है या कई लाखों का नुकसान होना है, तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से ये जान लें
कि भाई अगर नुकसान लिखा है तो हम उसे कैसे कम कर सकते हैं। कुछ ना कुछ रेमेडीज़, कहीं ना कहीं कुछ अच्छे रत्न पहन कर आप उन इश्यूज़ को थोड़ा कम कर सकते हैं। जहाँ पे लाख भर का नुकसान होना था, वहाँ पे 1 लाख के 1,000 के नुकसान या 3,000 के नुकसान के हिसाब से आप निकल जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको लिटरली नुकसान हुआ है। 2-3 हज़ार रुपये तो हम खाने में उड़ा देते हैं रोज़ के रोज़। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, जी, तो इस तरह करके आप अपनी लाइफ के इन पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए लाइफ में कुछ अच्छा होना है, ज़रूरी थोड़ी कि सिर्फ चीज़ें खराब ही होती हैं। जी, ठीक है, चीज़ें अच्छी भी तो होती हैं। अगर आपको पता लगता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी आ रही हैं, तो उसको और कितना बड़ा कर सकते हैं अपन, जिसकी इंटेंसिटी को हम किस तरह और बढ़ा सकते हैं, वहाँ पर भी एस्ट्रोलॉजी काम आती है। एस्ट्रोलॉजी आपको वो डायरेक्शन देती है कि मान लीजिए कि अगर आपको कोई विजिबिलिटी अच्छी आ रही है, मान लीजिए अगर आपको प्रमोशन हो रहा है, या मान लीजिए कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ उन्नति हो रही है, तो उस बेसिस पे आपको सजेशन या कुछ बेसिस की रेमेडीज़ करके आप उन इवेंट्स को और मैसिव कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको लाख भर का फ़ायदा था, तो क्या पता आपको लाख की जगह 2 या 5 लाख का भी फ़ायदा हो सके। तो ये एस्ट्रोलॉजी आपको हेल्प करके आपके रेमेडीज़ के थ्रू और चीज़ें बेटर कर सकती है। जी। तो ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी से हमें सिर्फ़ बुरी बातें पता चलती हैं, और अगर बुरी बातें पता चलती हैं तो हम उसको वक़्त से पहले उसको ठीक कर सकते हैं। बहुत बड़ा नुकसान के बजाय छोटे नुकसान में भी वो चीज़ निकल सकती है, कोई बिल्कुल, प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। और अगर आप ये देखिए, ये सब चीज़ें डर के बेस पे चल रही जी। हैं आज तक। आज तक हमें बोला गया है देखो आपके ये दिक्कत आ रखी है, आपके काल मैं सर्प। यही आपसे पूछने वाली थी कि एस्ट्रोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा डर ड्रिवन है, बहुत ज़्यादा डर की वजह से हो रही है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, जैसे मैं आपको बता रहा था जी, कि एस्ट्रोलॉजी इतना ज़्यादा डर लोगों के अंदर क्रिएट हो गया है कि आपके काल सर्प दोष है, आपके कुंडली के अंदर विष दोष है, और आपके मंगल बिल्कुल वक्री है, और ऐसी कई सारी चीज़ें बोली जाती हैं जिसकी वजह से लोग डर जाते हैं। हाँ, तो है तो क्या हो गया। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम है, बट इसका ये मतलब नहीं कि आपकी लाइफ हमेशा दिक्कत से भरी रहेगी। अगर दिक्कतें हैं तो उनका निवारण है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी आपको हेल्प करती है। मान लीजिए अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है, ठीक है, काल सर्प का मतलब ये हुआ कि राहु से केतु के बीच में सारे प्लैनेट्स आ गए। तो आप ये देखिए, ठीक है, कोई बात नहीं, दिक्कतें एक साइड है, तो उनको बैलेंस करने के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ सेट ऑफ पूजाएं होती हैं, काल सर्प की पूजा होती है। और हाँ, काल सर्प की पूजा उज्जैन में ही या तो त्रिभंगेश्वर के अंदर, नासिक के अंदर करा सकते हैं, जिसके बेस पे आप उन चीज़ों का निवारण कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप सही जेमस्टोन पहन के कहीं ना कहीं राहु का वो इल इफेक्ट कमज़ोर कर सकते हैं। तो ये जो अपन बोलते हैं ना, डर है काल सर्प का, या किसी ना किसी प्लैनेट का जो आ रहा है या भारी हो रहा है, शनि भारी हो रहा है, तो इसको अपन डरने की बात नहीं है। ये तो अच्छी बात है, हमें पता लग रहा है कि चलो कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ठीक है, तो आप बोल रहे हैं कि डॉक्टर मेरे को प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर भी तो आपको ये बोलेगा ठीक है प्रॉब्लम है तो आप ये दवाई लीजिए, आप इससे ठीक होंगे। तो इसी तरह एक एस्ट्रोलॉजर भी, एक सही एस्ट्रोलॉजर आपको उसी तरह गाइड करता है। कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम है ना, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप इतना परेशान मत होइए। जितनी परेशानी से काफ़ी लोग हैं जो ऑलरेडी परेशान हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। और भी तरीके, और भी समाधान ऑन द ग्राउंड हैं जो आपकी चीज़ों को, अपनी लाइफ को और ईजी बना सकते हैं। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजर से डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, डर एक माध्यम था, लेकिन आज की डेट के अंदर इतना एडवांस हो चुका है एस्ट्रोलॉजी कि आप डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सही मार्गदर्शन मिलता है, सही गाइडेंस मिलती है, तो आपकी लाइफ बहुत आसान और बहुत खुशहाल तरीके से निकल सकती है। जी, ये तो रही बात उन लोगों के लिए जो डर जाते हैं, तो डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉब्लम और सॉल्यूशन पर नहीं है। आपके जीवन में अगर आप सब कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरक्की भी हो रही है, और आप और भी ज़्यादा बेटर अपने जीवन में परफ़ॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एस्ट्रोलॉजी एक साधन है। जी हाँ दोस्तों, आप जान सकते हैं कि कैसे आप जो ज़िंदगी अच्छे से बीत रही है, उसको और भी ज़्यादा अच्छी तरह से, और भी ज़्यादा क्वालिटी के साथ में कैसे बिता सकते हैं। तो इसके लिए भी आप बात कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, रजत जी से आप बात कर सकते हैं। आप टीवी पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करके तो आप बात कर ही सकते हैं। इसके साथ इनकी अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं इनकी वेबसाइट जो कि है astroenergyindia.com से। तो आइए एक बार फिर से अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। रजत, अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी, थोड़े से फैक्ट्स और मिथ्स हैं या मिसकंसेप्शंस हैं, उनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि ये ठीक है या गलत है, आपसे जानेंगे। तो सबसे पहला जो है, हम बात करें तो मोती को पहनने के बारे में बहुत लोग बोलते हैं। अगर किसी को बहुत गुस्सा आता है तो बोलते हैं मोती पहना दो, शांत हो जाएंगे। क्या जी पॉसिबल है? जी, पॉसिबल अगर मैं बोलूँ पॉसिबिलिटीज़ की, तो भारत में काफ़ी सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। ठीक है, बट
क्या मोती पहनने से गुस्सा सही में कम हो जाएगा? ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मोती एक ऐसा जेम है, ठीक है, जो पहनते ही पहली चीज़ आपके मस्तिष्क, आपके दिमाग, आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर चंद्र की प्लेसमेंट सही नहीं है, और अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर आपका चंद्र आपको सपोर्ट नहीं करता है, तो मोती पहनना सही नहीं होगा। मोती जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को और ज़्यादा वेवी बना सकता है। उस केस के अंदर आप जितना इरिटेट हो रहे हैं, शायद इरिटेशन लेवल और बढ़ जाए, जितना परेशान हो रहे हैं परेशानी और बढ़ जाए, जितना गुस्सा आता है वो गुस्सा और बढ़ सकता है, अगर मोती आपको सही सूट नहीं करता तो अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्र की पोजीशन सही है, अगर आपको चंद्र सूट करता है, तभी मोती को धारण करिए, और उस बेस पे आपके दिमाग को शांति काफ़ी हद तक मिलेगी। गुस्सा भी अगर आपको आता है तो काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा। ये जो मिसकंसेप्शन है ना कि भाई मोती पहनने से गुस्सा कम होता है, ये सही नहीं है बोलना। मोती 50% लोग हैं जिनको मोती सूट नहीं करता, अगर मान लीजिए, तो वो मोती नहीं पहन सकते। ठीक है, और मोती पहनते ही उनके इमोशन, उनका गुस्सा और तीव्र हो सकता है, बुद्धि के अंदर थोड़ी सी और टेंशन्स आ सकती हैं, लाइफ में एनजाइटी लेवल बढ़ सकता है, डिप्रेसिवनेस रिलेटिवली ज़्यादा आ सकती है। तो मोती एक ऐसा रत्न है जो आप सोच समझ के पहनिए। और हाँ, सिर्फ मोती को पहनना ही सही नहीं है। मान लीजिए मोती अगर सपोर्ट भी करता हो, तो सही क्वालिटी का मोती पहनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर अपन मोती की अगर चर्चा कर ही रहे हैं, जी। तो मोती जैसे बसरा के एक मोती होते हैं, अच्छा। वो सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं। क्वालिटी लेवल भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि क्वालिटी हमारे मोती की खराब ना हो, या किसी और ने पहना ना हो। या आप ये मान के चलिए कि अगर अगर कोई इंसान बसरा का मोती अफोर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत महंगे आते हैं, ठीक है, अगर कोई बसरा का मोती अफोर्ड नहीं कर पाता, तो वो वेनेजुएलन या फिर केशी के मोती पहन सकता है, जी। और कहीं ना कहीं उस हेल्प का, उस सपोर्ट का कहीं ना कहीं लाभ ले सकता है। जी। तो रजित, जब आप बता रहे हैं मोती के बारे में, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि मोती को धारण किस में किया जाना चाहिए? चांदी में पहनना चाहिए, सोने में पहनना चाहिए, कैसे पहने इसको? देखिए, मोती को आप कहते हैं, मोती को अगर आपको धारण करना है तो आप सिल्वर में धारण करिए। ठीक है, छोटी उंगली, चिटली उंगली जिसे बोलते हैं, इस उंगली के अंदर आप बाकायदा पहन सकते हैं। और कई जगह ये भी मिसकंसेप्शन आता है कि भाई मैं लेफ्ट में पहनूं या राइट में पहनूं। देखिए, अपने ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी की अगर मैं बात करूं, मेडिकल साइंसेस की बात करूं, तो इस उंगली की जो वेन है वो इस उंगली, और इस उंगली की वेन है वो दोनों की दोनों हमारी कोर पे आके आती हैं। ठीक है, तो आप इस हाथ में पहने या इस हाथ में पहने, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि कर्म के हाथ में पहनना चाहिए, लड़कियों के लिए बोलते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड में पहना दो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लेफ्ट की जगह राइट में पहना दोगे कोई फ़र्क पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी बस रिंग साइज़ का फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा। मान लीजिएगा अगर आप हाथ में मोती नहीं पहन सकते हैं किसी भी तरीके से, तो आप गले के अंदर बाकायदा यहाँ पर एक लॉकेट में डाल के मोती को पहन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी आपकी कोर पे वो मोती हिट कर रहा होगा। जी, तो मोती पहनने के आपने बता दिया। इसके साथ अब मैं ये और जानना चाहूँगी, रजत, कहा जाता है कि शादी जिनकी नहीं हो रही होती है, बोला जाता है कि पुखराज पहना दीजिए इन्हें, शादी हो जाएगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? अच्छा, मेरी एक फ्रेंड भी है, वो शादी नहीं कर रही है, क्या उसको पुखराज पहना दूँ तो वो चलेगा? आप पहना के देख लो, अगर उनकी शादी हो जाए तो। अच्छा। लेकिन ये बात सही नहीं है कि भाई ये पुखराज पहना दें अगर, जी। तो शादी हो जाए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि भाई शादी वाले घर पे हमेशा बृहस्पति की अच्छी ही दृष्टि हो। काफ़ी कुंडलियाँ ऐसी भी होती हैं जहाँ पे बृहस्पति अच्छा सपोर्ट नहीं करता, और शादी वाले हाउस को और ख़राब करना, पेट वाले हाउस को और ख़राब करना, चिल्ड्रन वाले हाउस को और ख़राब करने की दृष्टि बाकायदा आपका बृहस्पति रखता है। 50% कुंडलियाँ ऐसी हैं जहाँ पर, मैं आपको अभी नंबर भी बता दूँ, 50% कुंडलियाँ ऐसी हैं जहाँ पे बृहस्पति शायद शादी के हाउस के लिए सपोर्ट नहीं करे, तो उधर क्या पुखराज बनाना सही है? नहीं। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही आपको वो बता सकता है कि क्या आपको पुखराज सूट करेगा। आपके लग्न के बेसिस पे, आपके बर्थ चार्ट के बेसिस पे, आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे वो एक एनालिसिस कर सकते हैं, और उस एनालिसिस के बेस पे ये बता सकते हैं कि जो जुपिटर की प्लेसमेंट है, क्या वो आपके शादी वाले भाव को ठीक करती है, नहीं करती। मान लीजिए कि अगर जुपिटर सपोर्ट नहीं करता, तो प्लीज़ पुखराज ना पहने। ज़रूरी नहीं कि आपका पुखराज हमेशा सूट ही करे। अगर सप्तम भाव की बात करें, अगर पुखराज सूट नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं कुछ लेवल पे अपन ये भी बोलते हैं कि एक डायमंड या कि हीरा धारण करने से भी कहीं ना कहीं शादी का भाव पे एक अच्छा असर पड़ता है। ये बात सही है, लेकिन उसके अंदर भी आपको एक अच्छे विशेषज्ञ से बात करके ही, आपकी कुंडली चेक करवा के ही आपको एक कोई भी ऐसा जेम धारण करना चाहिए जो आपकी शादी के भाव को ठीक करे। तो अगर आपके दोस्त की बात करूं, तो प्लीज़ उनको बोलिए कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बात करें और देखें
कि क्या उनको बृहस्पति सूट करता है। अगर वो सूट नहीं करता तो उन्हें पुखराज नहीं पहनना चाहिए। जी, मैं जाते ही सबसे पहले उसको बोलूँगी कि आपसे बात करें और आपसे कंसल्ट करें कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसकी मम्मी की बड़ी परेशानी है, तो मैं उनकी भी आपसे बात करा दूँगी कि क्या कराना है, क्या नहीं कराना। देखिए, एक और चीज़ अगर मैं बात करूँ बृहस्पति जी, की भी, इधर भी जैसे मैंने आपको बताया मोती के पसपेंड क्वालिटी जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। ठीक है, तो रत्न की इन जनरल भी क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी रत्न हम आँख बंद करके नहीं पहन सकते। ठीक है, रत्न इतने ज़्यादा अबंडेंस में आजकल हमारे आ गए हैं। ठीक है, कई जगह आराम से मिल जाते हैं, किसी ज्वेलर के जी, पास मिल जाते हैं, घर के बगल की किसी शॉप में मिल जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अगर इतने आसानी से ये चीज़ें रत्न इतने आसानी से अवेलेबल होते, ठीक है, इतने अबंडेंस में अगर अवेलेबल होते, तो 80% लोगों ने जेम पहन रखे हैं। ठीक है, और क्या उनकी लाइफ ठीक हो रही है या उनकी लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस आ रहे हैं? क्योंकि वो या तो सही चीज़ नहीं पहन रहे, या सही क्वालिटी नहीं पहन रहे, या उनको सजेशन ही जो मिला है वो गलत मिला वो हुआ है। गलत मिला है। तो जी, आंख बंद करके किसी रत्न को धारण करना जस्ट बिकॉज ये शादी को ठीक कर देगा, जस्ट बिकॉज ये करियर को कहीं ना कहीं एलिवेट कर देगा या दिमाग में शांति दे देगा, वो चीज़ सही नहीं होगी। हमें क्वालिटी को भी फैक्टर में रखना चाहिए और हम उस क्वालिटी के बेस पे ही हम किसी जेम को धारण करना चाहिए। जी, अगर क्वालिटी सही नहीं हुई तो वही जेम कहीं ना कहीं हमारी पर्सनल लाइफ में उतनी ही दिक्कत करेगा, इमोशन को उतना ही डाउन करेगा, शादी वाले भाव को उतना ही डैमेज करेगा जितना एक खराब रत्न पहनने से होता है। तो रजत जी, इसके साथ मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगी कि कॉन्फिडेंस के लिए कहा जाता है कि माणिक पहनना है। ये ठीक है या नहीं है? क्या माणिक पहनने से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा या नहीं होगा? देखिए, ये तो वही बात होगी, क्या ये खा के मेडिसिन खा के देख लो क्या आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, नहीं हो हाँ, जाएगी। जी, जी। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे मिसकंसेप्शन जो हैं हमारी लाइफ के अंदर, जो काफ़ी लोग ऑन द ग्राउंड बोलते हैं कि भाई आपकी राहु की दशा चल रही है तो आप एक काम करो, आप एक गोमेद पहन लो। उसी तरह बोला जाता है कि अच्छा कॉन्फिडेंस काफ़ी कम है, ज़्यादा बात नहीं करता है, या फिर लोगों के बीच में आके डरता ज़्यादा है, तो माणिक पहना दो। तो ज़रूरी नहीं है कि माणिक पहनने से वो ऊर्जा जो फायर एलिमेंट होता है ना बॉडी का, जी, वो आपको इस तरीके से बढ़ जाए कि भाई आप कॉन्फिडेंस में आ जाओ। देखिए, कॉन्फिडेंस आने का कोई पैरामीटर नहीं होता। कॉन्फिडेंस आने का एक ही सिंपल चीज़ होती है कि अगर आपको सब्जेक्ट पर नॉलेज है, ठीक है, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली उस कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देगी। बट रत्नों का इंपॉर्टेंस और इम्पैक्ट होता है, माणिक पहनने से ज़रूरी नहीं है कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी है, अगर आप मान लीजिए कि कहीं ना कहीं तीसरे भाव पे सूर्य की अच्छी दृष्टि है, सूर्य सपोर्ट करता है, तब जाके डेफिनेटली कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो ही जाता है। ठीक है, तो आपको रत्न पहनने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन अगर मान लीजिए उस जगह सूर्य की अच्छी दृष्टि नहीं है, तो आप और सूर्य सपोर्ट करता है, तो आप तब जाकर एक माणिक पहन सकते हैं और उसके ऊपर अच्छा लाभ ले सकते हैं। लेकिन ये भी मान के चलिए, माणिक भी जो जेम है वो इतना आसानी से अच्छा जेम आसानी से नहीं मिलता। आजकल ग्राउंड पे काफ़ी हीटेड जेम माणिक भी आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर माणिक आपका काम भी करे। जी, तो आपको सोच समझ के एक माणिक को भी धारण करना चाहिए और उसको खरीदना भी उसी तरह से चाहिए, ये मान के कि भाई माणिक जो है वो एक सस्ता जेम नहीं है। सारे सारे जेम में से सबसे ज़्यादा महंगा जेम जो है वो एक माणिक है। माणिक। जी। तो थैंक यू सो मच रजत, आज आपने बहुत सारे हमारे मिथ्स को क्लियर किया, मिसकंसेप्शंस को क्लियर किया और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की। वक्त हो चला है इस एपिसोड को यहीं पर रोकने का, और मैं जाते जाते आपको बोलना चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को टिप ऑफ द डे दे दें, छोटा सा टिप जो हमारी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाए। जी, सो टिप ऑफ द डे की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले, अगर आप सुबह आराम से उठते हैं, अगर सुबह से लेट उठते हैं, तो देखिए अपनी दिनचर्या को डेफिनेटली ठीक करना चालू करिए। जितने जल्दी आप सोएंगे, जितनी जल्दी आप उठेंगे, उतनी आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। सुबह उठते ही अगर आप सूर्य को जल देते हैं, निरंतर जल देते हैं, एक कॉपर के वेसल के अंदर पानी डालकर, रोली मोली चीनी चावल को लेकर अगर आप सूर्य को इस साइड पे सुबह अर्ली मॉर्निंग जल देते हैं, और ये याद रखिए समय जो है वो 7 बजे से पहले का होना चाहिए, 7 भी बहुत लेट है। ठीक है, 5 से 7 के बीच में अगर आप सूर्य को जल देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी जो रश्मियाँ हैं, सूर्य की जो रश्मियाँ हैं, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हील करती हैं। और ये रेमेडी कोई भी कर सकता है, कोई भी, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जिसका सूर्य खराब है वही करे या जिसका सूर्य अच्छा है वही करे। हर कोई ये रेमेडी कर सकता है और इससे पॉजिटिविटी काफ़ी मिलेगी और आपके करियर के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। ये आपका टिप। जी, थैंक यू सो मच रजत, आपने यहाँ आए, आपने अपनी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। मैं लेती हूँ आपसे आगे, आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आपको ये वीडियो देखनी है और इसकी सीरीज़ हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।